बिल्कुल। तो उनके साथ इंटरव्यू करने का मौका आपने दिया, तो समहाउ मैं ये क्रेडिट टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको देना चाहूँगी। इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे बिल्कुल, हैं, बट बिल्कुल। ये मैं होल हार्टेडली हमेशा फ़ील करती हूँ कि आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरी ज़िंदगी में इस मीडिया फ़ील्ड में आने के लिए। आपने अपना करियर जो है यूट्यूब से आपने शुरू की, जो एक बहुत ही अनकन्वेंशनल चीज़ थी। अगर हम कारगिल की अगर हम बात करें, तो लोगों का क्या रिएक्शन रहा था जब आपने यूट्यूब चैनल जब आपने फर्स्ट शुरू किया? तो मैं भी ऐसे बना रही थी, हाय गाइस, गाइस तो नहीं, लाइक हाय अभी हम यहाँ पर है यहाँ टाइप हाँ, का। बिल्कुल। तो उसी टाइम मेरी बहन ने मुझे कहा कि आप क्यों ना यूट्यूब पे वीडियोस बना के यूट्यूब पे क्यों नहीं अपलोड करते, एंड आई वाज लाइक सीरियसली। देन फिर उन्होंने कहा हाँ कर सकते हो, क्योंकि वो खुद ऐसे यूट्यूबर्स को शायद देखते रहता है। तो एक फीमेल कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम करना कितना चैलेंजिंग था, और क्या कभी किसी ने डिस्करेज या कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट की कि नहीं? जी, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। कह तो मैं थोड़ा मार्केट घूमी साइकिल पे, एंड उसका मैंने वीडियो बना के पोस्ट किया था, और उसके बाद उसके नीचे जो कमेंट्स आए ना, तुम्हें शर्म आना चाहिए, कौम का जनाजा निकाला, पता नहीं क्या-क्या। एक साइकिल, लोग आज हवाई जहाज़ उड़ाते हैं, एक साइकिल चलाने पे उन्होंने मुझे इतना ये किया। तो क्या कभी आपको बैकलैश या ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा? जी, सो इसमें ऐसा है कि इश्यूज़ तो मैंने बहुत सारे हाइलाइट किए हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह उन पे जो काम भी हुए। कंसर्न डिपार्टमेंट्स उन्होंने काम भी किया है, सबका तो ज़रूर। इसी दौरान एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस से कोई आपको सख्तियाँ? सख्तियाँ इन द सेंस, मतलब वर्बली बोलते थे कि ऐसा मत किया करो। एडमिनिस्ट्रेशन से आया आपको? एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं, लेकिन पुलिस से आया? जिस डिपार्टमेंट के बारे में अगर मैंने कहीं पे कुछ डाला है, तो वो किसी दूसरे के द्वारा, जो दोस्त मेरे होते हैं उनके द्वारा, या जो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो मेरे जान पहचान के हो, तो एक लड़की का सामने आने से, बट लोगों का वो देखना मुझे बहुत ही ये लगता है, अच्छा नहीं लगता है। कि एक होता है ना आपको देखना, दूसरा होता है स्टेयर करना, घूरना। तो जब लोग घूरते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप फील्ड में काम कर रहे हो और लोग ऐसे घूर रहे हैं कि कौन है, क्या है टाइप का। तो जिस तरह आपने फरमाया कि करगिल के अंदर फीमेल जर्नलिस्ट या मीडिया प्रोफेशनल काफ़ी कम है, तो क्या आपको कभी लगा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का आपको सामना करना पड़ा? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे यहाँ है, उसमें कोई शक नहीं है। वो तो घर से ही शुरू होता है कि आप एक अपब्रिंगिंग कैसे करते हैं अपने बेटे और बेटी के बीच में, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फॉर श्योर है। व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज यू हैव फेस्ड? पूरे लाइफ में। ओवरऑल। अभी तक आप बोल रहे थे इतने चैलेंजेस हाँ, आए वो तो आपको। है, बहुत सारे चैलेंजेस है ना, एक तो बता एक ही दीजिए। उठाना हाँ, है ना। हाँ, हाँ। तो ये मर्द हज़रात से मेरा ये रहता था, उनके साथ बहस बहुत ज़्यादा रहता था। आपका फेवरेट जर्नलिस्ट या मीडिया प्रोफेशनल कौन है? हु इज़ योर फेवरेट जर्नलिस्ट और मीडिया प्रोफेशनल? इंडिया से बात करूँ तो रवीश कुमार। लद्दाख से? लद्दाख से आप। हाँ, तो वही हो गया, मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। हकीमा बानो को एक लाइन में डिस्क्राइब करिए। डिस्क्राइब हकीमा बानो इन वन लाइन। फियरलेस, चेंज। बेबाक। अस्सलामुअलैकुम। स्वागत है फिर से एक बार सभी दर्शकों को कारगिल टुडे में। आपका मेज़बान हुसैन खालू। कारगिल एक ऐसा इलाका न सिर्फ मौसम की शक्ति है, बल्कि सोच और समाज के कुछ बंधन भी हमेशा मौजूद रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन बंधनों को तोड़कर एक नए मिसाल जो है वो कायम करते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही जज्बात से भरी शख्स से, यानी कि हकीमा बानो, जो सिर्फ एक मीडिया प्रोफेशनल ही नहीं, बल्कि एक कैमरा वुमन भी आप कह सकते हैं, और साथ ही साथ एक एथलीट, एक थिएटर आर्टिस्ट और एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। मोहल्ला चांचिक करगिल के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली हकीमा ने मुश्किलों से लड़कर अपनी पहचान जो है वो बनाई है। एक तरफ उनका सफ़र यूट्यूब से शुरू होकर, और अगर दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR करगिल की आवाज़ भी बनती है, और फिर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन यानी कि DIPR करगिल का एक अहम हिस्सा भी बन जाती है। पर क्या ये सब इतना आसान था? एक लड़की होने के नाते करगिल जैसे इलाके में जर्नलिज्म, मीडिया और सोशल वर्क का सफ़र कैसे तय किया? चलिए हकीमा बानो की कहानी उनकी ही ज़ुबानी सुनता है। हकीमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमें देने के लिए। आप तो आपका
शेड्यूल जो है, जब आप फुल फ्लेज DIPR करगिल में आने के बाद और भी टाइट हो चुके होंगे, ऑफिसरों के साथ डेली मीटिंग्स और फील्ड विजिट। तो फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं पूरी टीम की थैंक यू सो जानिब से। मच। तो हकीमा, जो भी हमारा मेहमान या पैनलिस्ट या इंटरव्यूअर को हम दावत देते हैं, हम यही कोशिश करते हैं कि आपके बचपन की तालीम यानी कि चाइल्डहुड और एजुकेशन से हम इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। तो आपका बचपन मोहल्ला चांगचिक में कैसे गुजरा? थोड़ा बहुत आप उस पे हम हमारे दर्शकों को थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे, और साथ ही साथ आपने कब सोचा कि आपको मीडिया या जर्नलिज्म फील्ड में भी आपको आना है? पहला सवाल आपसे ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन को। तो जैसे आपने पूछा कि मेरा एजुकेशन कहाँ से शुरू हुआ, तो मैं एक्चुअली मिंजी से हूँ, मिंजी ग्रंथों से, लेकिन बचपन से ही यहाँ पर चांगचिक में पली बड़ी हूँ। तो मेरा स्कूलिंग भी यहाँ चांगचिक में ही हुआ है। यहाँ ऊपर ही एक स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल कारगिल करके, वहाँ से मेरा बेसिक स्कूलिंग हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कारगिल, उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल, और उसके बाद मैंने इग्नू के थ्रू मास्टर्स इन मास्टर्स इन इंग्लिश किया। उसके बाद मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गई, वहाँ से मैंने मास्टर्स ऑफ कन्वर्जेंट जर्नलिज्म में अपना जो PG है वो किया है। सो यही तो है जितना हो सके आपने अपने बेसिक जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही, जी। कोई पूरा प्राइवेट स्कूल में आप जी गए नहीं, पूरे गवर्नमेंट स्कूल जी से जी आपने अपने स्टडी जो है वो फिनिश जी की है। बिल्कुल। तो कारगिल के गवर्नमेंट स्कूल से लेकर, जिस तरह आपने फरमाया कि इंदिरा गांधी नेशनल बिल्कुल ओपन यूनिवर्सिटी, और साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जिन्हें CUK भी हम जी कहते जी। हैं, तक का सफ़र आपका कैसा रहा? और साथ ही साथ क्या कभी किसी ने कहा कि जर्नलिज्म या मीडिया एक लड़की के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल होगा? तो रही बात गवर्नमेंट स्कूल्स की, अगर मैं बात करूँ, तब लाइक जब हम स्कूल्स में थे तब गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहे या स्कूलों में जो एजुकेशन का जो होता है लेवल, वो उतना नहीं था खास। तो उर्दू मीडियम ही था इनफैक्ट 10th क्लास तक। तो सो इतना मुझे लगा नहीं कि बेसिक्स तो मेरे बहुत ही ख़राब है एजुकेशन फील्ड में, क्योंकि उतने अच्छे से हमें पढ़ाया नहीं गया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड देन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में आने के बाद 11th 12 में मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा कुछ है पढ़ने लायक। तो वहाँ पर 11-12 में ही मुझे बेसिक समझ आ गए, जो कि बहुत ही अर्ली स्टार्ट होना चाहिए था, राइट। सो उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में ये हुआ। तो जर्नलिज्म का तो इस सच पहले हमारे यहाँ पे आइडिया भी नहीं था किसी को कि जर्नलिज्म कोई फील्ड है, या और उसमें लड़कियाँ होना तो ये तो दूर दूर की बात बात है। थी। बट इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, आपको मैं एक क्रेडिट देना चाहूँगी। जब हम छोटे थे, मैं, मेरा भाई और भी बहुत सारे मीडिया पर्सन जो अभी अपना अलग अलग चैनल्स लेके बैठे हैं, उनका भी शायद बहुत ज़्यादा आपका रोल है उनके लाइफ में। तो आपका बहुत ही फेमस ये कारगिल टुडे, तब केबल जब चलता था, बिल्कुल। जब डिजिटल मीडिया करना ये नहीं था, तो सोशल मीडिया वगैरह तब आपका चलता था। उस टाइम आपने भी हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि आपके कारगिल टुडे जो वहाँ पर शल्ती कम्प्लेक्स में आपका आपने बहुत बड़ा अपना स्टूडियो। पहला इंटरव्यू शायद मेरे स्टूडियो में ही किया था, जी रविंद्र रैना जी का, जी जी मुझे याद बिल्कुल। है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी सो रविंद्र रैना जो है जी अध्यक्ष है भारतीय जनता जम्मू पार्टी के कश्मीर के। बहुत बड़ा ये वो बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। तो उनके साथ इंटरव्यू करने का मौका आपने दिया, तो समहाउ मैं ये क्रेडिट टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको देना चाहूँगी। इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू ले बिल्कुल रहे हैं, बट बिल्कुल। ये मैं होल हार्टेडली हमेशा फील करती हूँ कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है मेरी ज़िंदगी में इस मीडिया फील्ड में आने के लिए। नॉट ओनली मी, बल्कि मेरे भाई का भी, बाकी मुजम्मिल, बिल्कुल। हाँ, मुजम्मिल, और जैसे इसाक है, वो भी अभी मीडिया फील्ड में है, काका फिरोज है, इवन काका सज्जाद करगिली भी शायद वो भी आप ही के साथ। सईद हाशिम। जी सैयद हाशिम, सबका बहुत ज़्यादा ये रहा है आप ही की वजह से। तो ऑल क्रेडिट गोज टू यू काका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीवर्स, हाकिमा बानो हमारे साथ जुड़े हैं। कोशिश की थी इसने अपने बचपन का तालीम यानी कि चाइल्डहुड और एजुकेशन को लेके हमारे वीवर्स तक ब्रीफ कर रहे थे। तो हकीमा, आप चलते हैं करियर जर्नी, साथ ही साथ आपके यूट्यूब चैनल और DIPR तक के सफ़र को लेके थोड़ा बहुत आपसे सवालात होंगे। और हमें भी पता है, हमें भी काफ़ी फ़ख्र होता है जब आप फील्ड में देखते हो एज ए कैमरा पर्सन, एज ए रिपोर्टर, तो हमें भी काफ़ी खुश होता है जब आपको, और आपके भी मैंने देखा सोशल मीडिया पे तो आप भी काफ़ी छाया हुआ है, और आपके भी काफ़ी फैंस, न सिर्फ खिते लद्दाख की बात करूँ, मुझे लगता है यहाँ इवन की पाकिस्तान से जी लेके जी ईरान, बिल्कुल। इराक तक में भी आपके काफ़ी फ़ैन फॉलोअर्स अब काफ़ी बढ़ चुके हैं माशाल्लाह। तो इन्हीं से रिलेटेड आपसे एक सवाल मेरा यही होगा, आपने अपना करियर जो है यूट्यूब से आपने शुरू की, जो एक बहुत ही अनकन्वेंशनल चीज़ थी, तो लोगों का क्या रिएक्शन रहा था जब आपने यूट्यूब चैनल, जब आपने फर्स्ट शुरू किया, लोगों का क्या रिएक्शन जी था?
यूट्यूब से पहले तो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती भी थी, जैसे पुलिस पब्लिक स्कूल में मैंने पढ़ाया है एज ए टीचर, टीचर। और इसके अलावा लद्दाख रिगजिंग पब्लिक स्कूल में भी। उसके बाद ये 2019 में मेरा यूट्यूब का ये आगाज़ जर्नी हुआ। शुरू हुआ है। तो लाइक ये एकदम से मतलब आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहाँ से कि मेरी बहन सकीना है उनका नाम, उन्होंने मुझे एक दिन कहा, हम श्रीनगर में थे, रास्ते से हम जा रहे थे, तो किसी के पास भी अगर स्मार्टफ़ोन हो तो अपने मेमोरीज़ के लिए फ़ोटोज़ कैप्चर करते हैं, अच्छा, वीडियोज़ बिल्कुल, बनाते हैं हाँ। ना, तो मैं भी ऐसे बना रही थी। हाय गाइस, गाइस तो नहीं, लाइक हाय अभी हम यहाँ पर है यहाँ टाइप हाँ, का। बिल्कुल। तो उसी टाइम मेरी बहन ने मुझे कहा कि आप क्यों ना यूट्यूब पे वीडियोज़ बना के यूट्यूब पे क्यों नहीं अपलोड करते? एंड आई वाज़ लाइक सीरियसली? देन फिर उन्होंने कहा हाँ, कर सकते हो, क्योंकि वो खुद ऐसे यूट्यूबर्स को शायद देखते रहता है, तो उनको लगा कि मैं कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन उनके कहने के बाद ही मैंने स्टार्ट नहीं किया था, उसके बाद काफ़ी समय लगा था। तो इस तरह से मेरा यूट्यूब जर्नी 2019 में शुरू हुआ। तो 2019 में मैं ज़ियारत पे गई थी, तो वहाँ ईरान, इराक में कुछ जगह थे जो दिखाने लायक थे, तो वहाँ पर एक जगह पे एक चश्मा था जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के शायद से मस्बत है, तो वहाँ पर मैंने एक वीडियो बना के वो अपलोड किया था, तो उस पे काफ़ी व्यूज़ आ गए थे। मेरा वो पहला वीडियो था, तो उसके बाद मुझे लगा हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सो इसी दिस इज़ तरह हाउ इट आपका स्टार्टेड। यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हो। जी, तो जी। इस रिलेटेड और एक सवाल ये होगा कि एक फीमेल कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम करना कितना चैलेंजिंग था, और क्या कभी किसी ने डिस्करेज या कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट की कि नहीं? जी, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। ऑब्वियसली हमें पता है, हमारे कारगिल में थोड़ा वो है, लड़कियों को लेके लोगों का रहता है, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे नेगेटिव गंदे कमेंट कमेंट्स, आते होंगे, हाँ, जी, बिल्कुल। नेगेटिव कमेंट्स आते थे। इनफैक्ट अभी भी आते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि अब आना बंद हो गया है, बट शुरू-शुरू में बहुत ज़्यादा आते थे। एंड क्योंकि मैं पहली अगर बात करूँ तो शुरू में था, तो मैं भी इतना वो उस चीज़ को लेके इतना ये नहीं थी मैच्योर इनफ कि इन चीज़ों को कॉप अप कर पाऊँ। बट ग्रेजुअली जब चीज़ें आती रही तो मुझे लगने लगा अब ये तो एक सोसाइटी का पार्ट है, नेगेटिव एलिमेंट्स भी होता है। तो मेरे कमेंट सेक्शन में ऐसे-ऐसे कमेंट्स आते थे कि पता नहीं क्या-क्या कह रहे हैं, एंड कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसे कमेंट्स भी आते थे। एंड बीइंग अ ह्यूमन ऑब्वियसली इफ़ेक्ट करता ही है, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता था तब। और एक मैं आपको ये शेयर करना चाहूँगी, कोविड की बात है, मैं श्रीनगर में थी जब यूनिवर्सिटी में, तब मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं साइकिल चला रही थी, तो साइकिल से मैंने वीडियो बना के लाइक घर वालों को थोड़ा इन्फॉर्म करने के लिए, या वैसे लोगों को बताने के लिए कि श्रीनगर में क्या सीन है, कि यहाँ पर सब्जियाँ मिल रही है वगैरह वगैरह। तो मैं थोड़ा मार्केट घूमी साइकिल पे, एंड उसका मैंने वीडियो बना के पोस्ट किया था। और उसके बाद उसके नीचे जो कमेंट्स आए ना, तुम्हें शर्म आना चाहिए, कौम का जनाजा निकाला, पता नहीं क्या-क्या। एक साइकिल, लोग आज हवाई जहाज़ उड़ाते हैं, एक साइकिल चलाने पे उन्होंने मुझे इतना ये किया। तो उससे आपको थोड़ा डिस्करेज हो गया? डिस्करेज, लाइक ऑब्वियसली इमोशनल मैं काफ़ी फ़ील हुई। मैं खुद के लिए नहीं, उनके लिए, मतलब उनके ऊपर मुझे तरस आ रहा था कि कैसे-कैसे लोग हैं इस दुनिया में कि इतना तक नहीं समझ पा रहे कि एक साइकिल चलाने से मतलब कौम का जनाज़ा उठ गया। तो मुझे तो काफ़ी ये हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ मेरे लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हैं, काका अच्छे लोग हैं, तो उन्होंने ही कमेंट सेक्शन में उनको रिप्लाई दिया कि आप लोगों की ऐसी आपने कभी सोच है। रिएक्ट नहीं किया? नहीं। पर्सनली आपने कभी ये नहीं किया उनको नहीं, रिएक्ट? मैंने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वही कर रहे थे, तो मेरा वो एक काइंड ऑफ आर्मी बन गया था, तो वो लोग वहाँ से बता रहे थे, तो मुझे वो करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो अगर हम उनको बार-बार ये रिस्पॉन्ड देते रहेंगे तो उनको वो थोड़ा वो हो जाता है ना, और बिल्कुल, ज़्यादा बिल्कुल, फिर और एक। भी आपको हाँ, ये करना तो शुरू इसलिए कर मैं दें। इग्नोर करना प्रेफ़र करती हूँ। बिसाइड्स अगर हमें मार्केट में भी अगर कभी वीडियो बना रही हूँ, तब फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कैमरा हमें हैंडल करना पड़ता है ना, तब लोग ऐसे देखते ही जैसे पता नहीं क्या कर रहा है, तो हुँ। कुछ लोग कमेंट भी पास करके निकलते हैं। तो दीज़ आर द थिंग्स जो एवरी नाउ एंड देन आई फ़ील कि ऐसा उलमाओं होता की रहता तरफ है। से कोई अभी तक आप लोगों को उलमाए दीन की डायरेक्ट तरफ? किसी आलिम की तरफ से ऐसा नहीं आया। मैं किसी को ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन जो मुझे कमेंट्स आए थे ना उस टाइम, उनमें नाम तो वैसे ही लिखा होता है, शेख ब्ला-ब्ला, शेख ऐसे, शेख, बट ऐसा भी तो हो वो तो सकता है, फेक शेख आईडीज़ तो भी हो नॉर्मल सकते, भी। कोई भी शेख हो सकता है। तो मैं नहीं हुँ। कहूँगी किसी आलिम की तरफ से ऐसा आया, तो वैसा कुछ नहीं आया। किसी आलिम की तरफ से डायरेक्ट तो मुझे पर्सनली नहीं आया, बट वैसे। आपका कहने के मतलब एज़ ए कंटेंट क्रिएटर, यानी कि एज़ ए फीमेल कंटेंट क्रिएटर आपको काफ़ी सोशल मीडिया पे चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा। तो सिमिलरली और एक इस सवाल की तरफ हम जाते हैं। आप स्टेट इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन यानी कि आईईसी कंसल्टेंट रहे हैं, जी, नेशनल हेल्थ मिशन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जी, उसके तौर पर भी आपने काम कर चुके हैं। जी। तो थोड़ा बहुत ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका एनएचएम में?
जी, सो एनएचएम में आने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी से पास आउट मैं हुई 2020 में, उसके बाद आउटसोर्सिंग के तौर पे मैं डीआईपीआर में एज़ एन इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट या रिपोर्टर काम कर रही बिल्कुल। थी। तो उसी दौरान ही ये पोस्ट निकले थे एनएचएम यूटी लद्दाख की जानिब से, जिसमें क्वालिफ़िकेशन उनको जर्नलिज़्म चाहिए रहता था और बाकी एक्सपीरियंस मैटर कर रहे थे। तो वहाँ पे हमने इंटरव्यू दिया, मेरे बहुत सारे कॉलीग्स भी उसमें थे, बट थैंकफुली मैं सेलेक्ट हो गई। तो आईईसी कंसल्टेंट का पोस्ट मतलब डायरेक्ट लाइक कॉलेज पास करने के बाद, रिपोर्टर के बाद डायरेक्ट आईईसी कंसल्टेंट का पोस्ट मुझे मिला, तो काफ़ी मैं खुश हुई, क्योंकि एक स्टेट लेवल का पोस्ट था, तो आपके अंदर डिस्ट्रिक्ट दोनों से आते थे, लेह और कारगिल। तो आईईसी जैसे कि नाम में ही है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो मेरा ये काम रहता था कि लोगों को कैसे इन्फॉर्म करे, जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट्स की प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट, जैसे एनटीईपी का है, एनसीडी का है, या आईडीएसपी, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें काम करना होता था। तो वो मैं देखती थी, उसके लिए वीडियोज़ बनाना हो, पोस्टर्स, पैम्पलेट्स डिज़ाइन करना हो, या रेडियो जिंगल्स बनाने हो, ऑडियोज़ बनाने हो, वो सब मैं देखती थी। तो मैंने 2.5 साल काम किया एज़ एन आईईसी कंसल्टेंट एट एनएचएम लद्दाख, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हमारे यहाँ पे ऐसा सीन था कि सेलेक्ट होने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि लेह मत जाओ, कारगिल क्यों में क्या? हाँ, क्योंकि लेह में मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक तो हाई ऑल्टीट्यूड है, हमें सर दर्द सिर्फ़ होता रहता है, ये लेह वो रहता कारगिल है। दोनों सँभालते थे जी, जी। लेह में ही था? नहीं, नहीं, लेह कारगिल सँभालना दोनों? मुझे दोनों था, क्योंकि एज़ ए स्टेट आईएएसी कंसल्टेंट। जी, 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 क्योंकि स्टेट पोस्ट था, तो हुँ। और फिर भी लोगों के कहने के बावजूद भी मैं गई, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लाइक बेस्ट ईयर्स ऑफ माय लाइफ कहूँगी मैं, जो मैंने लेह में गुज़ारे 2.5 साल, तो बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है, और लाइक एप्रिशिएट करते हैं, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो एक्नॉलेज करता है एंड देन एप्रिशिएट भी करता है, तो उससे हमें बूस्ट अप होता है ना और काम अच्छे से करने को, तो मुझे बहुत और अच्छा हर लगा चीज़ में वहाँ आपको पर। कोऑपरेशन भी वो लोग जी, जी, सही से दिए होंगे, बिल्कुल। बिल्कुल। तो सिमिलरली ऑल इंडिया रेडियो एआईआर कारगिल के साथ भी आप 2014 से तकरीबन जी, जी। शायद आप जुड़ी है, एक एज़ ए प्रेज़ेंटर और कंपेलर के तौर पर जी, जी, आप भी जी। जुड़े हुए हैं। तो कैसा लगा वो काम, और साथ ही साथ कोई यादगार मोमेंट एआईआर कारगिल में जो आज भी आपके दिल के करीब हो? जी, तो आकाशवाणी कारगिल में मैं 2014 से हूँ, वहाँ पर एज़ एन अप्रूव्ड, वहाँ पर भी हमारे इंटरव्यूज़ वगैरह हुए थे, रिटन वगैरह, तो वहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद मेन हमारा काम होता है प्रोग्राम होस्ट करना, जहाँ पर हम इंटरव्यूज़ लेते हैं हाँ, लोगों से, राइट? तो बहुत सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू किया, अभी तक पता नहीं अनगिनत मैंने इंटरव्यूज़ करे हैं, हाँ। एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स होस्ट किए हैं, लाइक यूथ प्रोग्राम, फ्लैगशिप प्रोग्राम, रूरल प्रोग्राम, वीमेंस प्रोग्राम। तो अलग-अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता था, उनके विचार जानने का मौका मिलता था, अलग-अलग फ़ील्ड से लोग आते थे। तो अभी तक मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो ये कोई यादगार मोमेंट मुझे याद करना पड़ेगा, क्योंकि सारे मुझे अच्छे ही लगता है, तो कोई होता है ना, कोई यादगार एक जो सेकंड मुझे बिल्कुल याद आपको। करने दीजिए। हुँ, सो इंटरव्यूज़ तो जैसे मैंने कहा बहुत सारे करे हैं, लेकिन एक मेमोरेबल जो है वो जी, मेमोरेबल मेरा अच्छे नसरीन डॉक्टर नसरीन डॉक्टर यानी जी, गायनेकोलॉजिस्ट है, उनके साथ मेरा एक इंटरैक्शन रहा था, वो तो वो काफ़ी यादगार रहा आपको, जी, जी, मेमोरेबल क्योंकि रहा लाइफ में। वो मतलब वो खुद ही एक बहुत ही मतलब जेंटल ह्यूमन है, तो उनके साथ मुझे हमेशा अच्छा ही लगता है, तो बिल्कुल, तो सिमिलरली जैसे आपने फरमाया कि आप डीआईपीआर करगिल में एज़ ए आउटसोर्स कैमरामैन के तौर पर आप सेलेक्ट हुई। फिर उसके बाद आखिरकार 2024 में यानी कि लास्ट ईयर आप परमानेंट जो है आपको पोस्ट मिली। जी। तो ये सफ़र जो है कितना टफ़ था यहाँ तक पहुँचने में? जी, बहुत ज़्यादा टफ़ था, मुझे लगता है मेरे को काफ़ी टाइम लग गया एक परमानेंट जॉब मिलने में। जितनी मैंने मेहनत करी उस हिसाब से तो मुझे पास आउट होने के कुछ ही साल बाद मिलना चाहिए था। ख़ैर देर आए दुरुस्त आए, अल्हम्दुलिल्लाह एसएससी के थ्रू मैं सेलेक्ट हो गई एज़ ए असिस्टेंट कैमरा पर्सन डीआईपीआर लद्दाख में। तो सफ़र जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने एक इनफैक्ट ये प्राइवेट टीचर से पहले मैं एनवाईके में काम कर रही थी एज़ वॉलंटियर। जी, वॉलंटियर, जहाँ पे हमें 2500 मिलते थे पर मंथ, तो हुँ, वहाँ हुँ। से मेरा शुरू हुआ है, एंड अभी डीआईपीआर में एज़ एन रेगुलर बेस पे सेलेक्ट हुई, तो हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब चलते हैं हकीमा थिएटर और स्पोर्ट्स की तरफ, और साथ ही साथ एक आर्टिस्ट और एक एथलीट का सफ़र, इससे रिलेटेड एक दो सवालात मैं आपसे करना चाहता हूँ। आप जी। थिएटर से भी जुड़े रहे, और जी, जी। साथ ही साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि एनएसडी, और साथ ही साथ फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एफटीटीआई जिसे कहते हैं, काफ़ी रिनोड, काफ़ी जी। यह है पुणे में। ऐसे इंस्टीट्यूट के वर्कशॉप्स जो है आपने काफ़ी अटेंड किए आपके कहने के मुताबिक।
तो थिएटर का आपके करियर में और पर्सनैलिटी पर क्या इम्पैक्ट आपका जी, पड़ा? थिएटर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। और कोई भी वर्कशॉप अगर आप अटेंड करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकता है। तो थिएटर का मेरा शुरू हुआ है, हालांकि बहुत सारे लोगों को इस बारे में शायद इल्म नहीं होगा, बट जैसे पहले जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज था, तब से मैंने शुरू किया है थिएटर में। तो और मैं रणठक का भी एक मेंबर हूँ। तो 12 दिन का वहाँ पर वर्कशॉप किया और हमने प्लेस बहुत सारे किए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद स्टेट लेवल पे गोल्डन जुबली हुआ था लेह में, वहाँ पर भी किया है। उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के कोलैबोरेशन में 30 दिन का रेजिडेंशियल कोचिंग हुआ था यहाँ पर, वो भी मैंने अटेंड किया था। और उसके बाद हमने एक प्ले किया था लकीर, जिसे कृषि कहता है, बॉर्डर के उसके ऊपर था, जो हमने थिएटर में? जी जी, तो ऑडिटोरियम हॉल में वो प्ले भी डायरेक्ट कौन किया कर था। रहे थे उसे? उसे डायरेक्टर थे सोनम स्तोपगिया सर। अच्छा, अच्छा। जी, वो लद्दाख के पहले एनएसडी ग्रेजुएट है आई गेस। हुँ। तो उनके गाइडेंस में हमने किया है। उसके बाद हमारा स्क्रीन एक्टिंग का वर्कशॉप हो गया था आय, आय। एफटीआईआई और लद्दाख टूरिज्म की कोलैबोरेशन में। जो जिसके हमारे हेड थे फुनसुक फुनसुक लद्दाखी लद्दाखी साहब, सर, तो रिनाउंड है, बिल्कुल। वो हमने किया है। तो इस तरह मैंने बहुत सारे प्लेस किए हैं और काजू अहमद खान के साथ भी बहुत काम करने का मौका मिला है। बिल्कुल, तो साथ ही साथ स्पोर्ट्स में भी आप काफ़ी एक्टिव रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें टेबल टेनिस, ये आर्चरी और जी, बैडमिंटन, खो खो भी है उसमें। खो-खो बिल्कुल। तो जी। एक स्टेट लेवल प्लेयर के तौर पर सबसे ज़्यादा कौन-सा स्पोर्ट्स आपको पसंद है? अगर पसंद है तो क्यों? मुझे टेबल टेनिस बहुत ज़्यादा पसंद है। और टेबल टेनिस पसंद होने का रीज़न ये है कि मेरी जो बहन है सकीना, वो शायद हमारे कारगिल से फर्स्ट वो जो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल आई डोंट नो टेबल टेनिस प्लेयर रह चुकी है। तो वही उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। तो शुरू-शुरू में इंडोर स्टेडियम में जब वो खेलने जाती थी, तो हमारा घर भी उसी के पास है, तो मैं भी उनके साथ ऐसे जाती थी। तो स्कूल टाइम की बात है, तब से मैंने खेलना शुरू किया। बट ये है कि कभी किसी कोच के अंडर हमने टेबल टेनिस नहीं सीखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोचेस की कमी है। तो ऐसा कोई कोच था नहीं, हम सेल्फ टॉट है, हम खुद से ही ऐसे खेल खेल के स्टेट लेवल और लास्ट ईयर लाइक 2 साल पहले मैं नेशनल के लिए भी गई थी जम्मू में 84th नेशनल चैम्पियनशिप के लिए टेबल टेनिस में। उसके अलावा स्कूल टाइम में हमने आर्चरी भी खेला है स्टेट लेवल पे, बैडमिंटन और खो खो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काफ़ी खेला जिस है। तरह आपने बताया कि स्कूल डेज़ के दौरान आर्चरी भी आपने 10 मीटर आर्चरी स्टेट लेवल पर आपने सेकंड पोजीशन जी 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 शायद आपने हासिल जी की है। तो ये कंपटीशन कैसा था? ये क्योंकि तो स्टेट लेवल की बात जी, है। तब क्योंकि जे.एंड.के हमारे स्टेट हुआ करता था, तो तब हुँ। की बात है। तो श्रीनगर और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट से लोग आ रखे थे और हम थे और लेह से भी लोग थे। तो ये मैच जो है लेह में हुआ था। तो काफ़ी टफ रहा, क्योंकि वो काफ़ी वेल ट्रेंड थे। हमारे यहाँ पर इतना वो था नहीं तब, इंफ्रास्ट्रक्चर कहे या ट्रेनिंग के लिए हमें इतने मौके मिलते नहीं थे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होता है देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। किसी भी फ़ील्ड में, आप स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, हर एक फ़ील्ड में ट्रेनिंग्स है, एक्सपोज़र टूर्स है, बहुत कुछ होता रहता है। लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा कमी थी इन सब चीज़ों की। तो फिर भी मैं सेकंड पोज़ीशन आई, लेकिन मेरी बहन जो है वो फर्स्ट पोज़ीशन आई थी बिल्कुल उसमें। जी। इसमें हाँ, आर्चरी में। जी, जी। तो अब चलते हैं हकीमा सोशल मीडिया पब्लिक अवेयरनेस यानी कि एक लड़की की आवाज़। जी। सोशल मीडिया पर पब्लिक इश्यूज़ उठाना जी। एक फ़ीमेल जर्नलिस्ट के लिए कितना मुश्किल रहा होगा? जी। आपने शायद ऑफ़लाइन जब हम बात कर रहे थे, आपने कुछ इश्यूज़ सोशल मीडिया पे आपने पहले उठाया था जब जी। आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। जी, जी। तो क्या कभी आपको बैकलैश या ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा? जी, सो इसमें ऐसा है कि इश्यूज़ तो मैंने बहुत सारे हाइलाइट किए हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह उन पे जो काम भी हुए? कंसर्न डिपार्टमेंट्स उन्होंने काम भी किया है। बट एट द सेम टाइम बहुत सारी शिकायतें मेरे घर पे आ जाती थी कि मेरे अब्बू को स्पेशली कि आपकी बेटी इस तरह से कर रहे हैं, ऐसे उनके हिसाब से तो बदनाम कर रहे हैं, हालाँकि बदनाम नहीं है। पेरेंट्स को कंप्लेंट किया जी, आपके? जी, जी, डायरेक्ट पेरेंट्स को कंप्लेन आते थे कि आपको कभी डायरेक्ट आके अप्रोच नहीं किया किसी ने? नहीं, मुझे डायरेक्ट किसी ने नहीं बोला, लेकिन मुझे दूसरों के द्वारा थ्रू बोला गया थ्रू है। आया हो? जी, मतलब किसी सर के द्वारा जो हमारे बीच में काइंड ऑफ म्यूचुअल कहेंगे कि वो होगा, तो उन्होंने उनको बोला है और वो आके मुझे बोलते थे कि आपने ऐसा अपलोड किया है, उसको मत करो, या ऐसे किया है, वो नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह से बहुत सारे आए हैं, बट एट द सेम टाइम इश्यूज़ जो मैंने हाइलाइट किए, उनको एड्रेस भी किया है कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने। तो इस
से भी अप्रिसिएशन हमें मिलता है कि हाँ, जो हमने इश्यूज़ उठाए हैं उन पे काम किया है। बट ये है कि जब भी आप कोई काम लाइक इशू हाईलाइट करते हैं किसी डिपार्टमेंट के रिलेटेड या किसी इंडिविजुअल के खिलाफ तो नहीं है बट डिपार्टमेंट के ही होता है तो ये सोचना चाहिए कि मुझे तो कोई ज़ाती किसी से कुछ है नहीं, है कि नहीं, तो लोगों के वेलफेयर के लिए इश्यूज उठाते हैं तो वही सोचना चाहिए। अब उनको लगता है कि कोई ऑफिसर या कोई अगर उस पोस्ट पे होंगे तो उनको लगता है कि मैं उनको टारगेट कर रही हूँ, हालांकि ऐसा ऐसा कोई नहीं मेरा है। कोई इंटेंशन नहीं रहता है। बट एट द सेम टाइम उन्होंने एड्रेस किया है इश्यूज़ को तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उन सब का तो जिन्होंने इसी दौरान एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस से कोई आपको सख्तियाँ? सख्तियाँ इन द सेंस मतलब वर्बली बोलते थे कि ऐसा मत किया करो। एडमिनिस्ट्रेशन से है आपको? एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं लेकिन पुलिस से आया? जिस डिपार्टमेंट के बारे में अगर मैंने कहीं पे कुछ डाला है तो वो किसी दूसरे के द्वारा जो दोस्त मेरे होते हैं उनके द्वारा या जो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो मेरे जान पहचान के हो तो वो मुझे बोलते थे कि इस तरह तुम्हारी बात चल रही है, तुम इसे ये सब मत करो टाइप का, बट डायरेक्टली मुझे किसी ने इस कुछ नहीं दौरान बोला। कोई हकीकी बदलाव आपने लाए सोशल मीडिया के थ्रू? जैसे कि अगर मैं जो इश्यूज़ मैंने उठाए अगर मैं हुँ। उनका ज़िक्र करूँ तो हमारे ही गली में जैसे वो रहता है ना जो हमारे टाइल? नाले, अच्छा, नाले हैं। हाँ, जो नाले हैं उनमें मतलब वो ब्लॉकेज होता रहता था, गंदगी काफ़ी। तो उसके लिए मैं एमसी वालों को ट्वीट करती थी तो वो हुँ। एकदम से उस पे इमीडिएट रिस्पॉन्स करते थे। या हैंडपंप के आसपास वो गंदगियाँ होते जो कि हमारे हेल्थ के रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ सकते हैं तो उन पे उन्होंने एड्रेस किया है। तो रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में का एटीएम हमारे घर के बगल साथ में ही ही है। है तो वहाँ पे एक मतलब एक अलार्म बजते रह रहा था मतलब दिन-रात, तो जिसकी वज़ह से मैंने अपने अम्मी-अब्बू को परेशान होते देखा कि वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे थे, तो बिना किसी रीज़न के वो अलार्म बजता रहता था। नॉइज़ तो पॉल्यूशन। जी, तो हुँ, हुँ। मैंने उनको भी ट्वीट करके किया तो उन्होंने भी वो इश्यूज़ एड्रेस किए हैं। हुँ। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इश्यू मैं ये कहना चाहूँगी पश्चिम थरुमसा में वो एक काका सादिक करके एक है, उन्होंने मेरे पास आए और कहा कि आप प्लीज़ इस इश्यू को हाइलाइट कर दीजिए, ये कागज़ात है जो हमने ये किया है, चलाया है लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। उन्होंने मुझे कुछ कागज़ दिखाए कि बीआरओ वगैरह जो भी है अच्छा, उनको अच्छा। हमने दिखाया है। तो उनका ऐसा था कि यहाँ से जो पश्चिम रोड हमें पता है ना एक साइड से वो जो चट्टान जैसा रहता है, तो दूसरी तरफ से उनका घर था, तो वो काफ़ी ऐसे कर्व्ड शेप में था जो कि कभी भी बारिश या बर्फ़ पड़ने पे गिर सकता था और उनके मोहल्ले वालों को उससे ये हो सकता था। तो उस पे मैंने इश्यू उठाया था तो विदिन 2 डेज़ वो सॉर्ट आउट होके बैकन वालों ने उसको पूरा कट करके ठीक कर दिया था। तो इस तरह बहुत सारे तो हैं। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह क्राउड फंडिंग के ज़रिए आपने एक गरीब के लिए घर बनवाया। जी। इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल था और लोगों का इसमें क्या रिस्पॉन्स रहा होगा? जी सो ये तो शायद सब लोगों का इल्म है, सोशल मीडिया के द्वारा हम लोगों को इन्फॉर्म करते रहते थे क्योंकि ये क्राउड फंडिंग था तो उनको भी पता होना चाहिए कि उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्या कहाँ नहीं जा रहे। तो ये था काका अहमद के लिए एक घर बनाना जो कि शायद सब लोगों को इल्म होगा। तो वो इशू उनके भाई ने जब कहा कि मेरे भाई के साथ ऐसा मत करो तो उसके बाद मेरी दोस्त फातिमा सुगरा ने उनके घर का मुआयना किया किस हाल में वो रह रहे हैं। तो उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ मुझे, मेरे दोस्त सुगरा और खादिम सपू, तो हम तीनों ने सोचा कि इंशाल्लाह हम इस काम को इनिशिएट करेंगे लोगों की मदद से। उनको एक क्राउड फंडिंग अच्छा हुआ आप लोगों को उस दौरान? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाद लोग में स्टॉप भी करना पड़ा शायद? जी, जी, बहुत ही लाइक हमारे लोग इस फ़ील्ड में तो काफ़ी अच्छा है। लोगों की हेल्प करने के लिए वो हमेशा आगे आते हैं। तो बहुत सारे डोनेशन ड्राइव चलते रहते हैं यहाँ पर, व्हाट्सएप द्वारा भी आए तो वो ज़्यादा इंक्वायरी किए बगैर ही दे देते हैं। तो बिल्कुल। इस फ़ील्ड में हमें बहुत ज़्यादा लोगों ने हेल्प किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे से एक घर बना के उनको दे दिया। तो हमारे जमीयतुल उलमा इस्ना शरीय के सदर शेख नज़ीर मोहम्मदी ने इनॉग्रेशन भी किया उस था। घर तो का? जी, 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 बिल्कुल। इनॉग्रेशन करके उनको तो हमने घर बन के हैंडओवर अभी कर वो दिया लोग था। वहीं जी, रह जी। रहे हैं, हाँ? जी, जी। बिल्कुल। तो सिमिलरली हाकिमा आपने तकरीबन 7 बार वॉलंटरी ब्लड डोनेशन भी आपने किया है, तो ये जज़्बा आपको कहाँ से आया? मुझे लगता है मेरे में ये वॉलंटियरिज़्म का शौक बचपन से ही है। कहीं पे भी कुछ होता देख लूँ तो मैं खुद ही आगे जाने की कोशिश करती हूँ लोगों की हेल्प करने के लिए। तो ये इनबिल्ट है मेरे में अंदर, तो लोगों की हेल्प करना। तो ये ब्लड डोनेशन का सिलसिला भी 2014 से ही शुरू हुआ था। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल से मैंने शुरू किया था। तो फर्स्ट टाइम डोनेट करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक ऐसा शुभ काम है जिसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ब्लड डोनेट करना है। तो ये बेस्ट तरीका लगा तो तब से मैं ब्लड डोनेट करती आ रही हूँ और कल ही मैंने 7वां ब्लड डोनेट किया है। चलिए, तो हकीमा अब हम चलते हैं कारगिल में एक लड़की के लिए मीडिया फील्ड का चैलेंजेस। इसमें 2-3 सवालात काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपसे करने के लिए। एक लड़की होने के नाते सोसाइटी में हमारे इस
माहौल में मीडिया प्रोफेशनल का सफ़र कितना टफ रहा आपको? जी ये काफ़ी टफ रहा काका, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस सच कोई इस फील्ड में है नहीं, स्पेशली अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो फॉर एग्जांपल अभी मैं एज अ कैमरा पर्सन या एज अ रिपोर्टर मैं फील्ड में जाती हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एरिया पूरा क्राउडेड, पूरा मेल जेंडर से भरे हुए होते हैं, तो उस बीच में एक लड़की का होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है मैं होती हूँ उसमें, तो घर वाले परेशान रहते हैं कि मैं अकेली लड़की हूँ इसमें सोच इसमें के। तो फील्ड में ज़्यादा जाना होता है आपको जी सुबह से लेकर शाम तक, तो बिल्कुल। घर वाले थोड़े इस चीज़ को लेके टेंस्ड रहते हैं, और बट हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोई इनसिक्योर मुझे फ़ील कभी नहीं हुआ है कि एक अकेली लड़की पूरे वो लड़कों के झुंड में बैठी हूँ, तो वैसा कुछ नहीं हुआ। बट एट द सेम टाइम यही है कि एक लड़की का सामने आने से बट लोगों का वो देखना मुझे बहुत ही ये लगता है अच्छा नहीं लगता है कि एक होता है ना आपको देखना, दूसरा होता है स्टेयर करना, घूरना। तो जब लोग घूरते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप फील्ड में काम कर रहे हो और लोग ऐसे घूर रहे हैं कि कौन है, क्या है टाइप का, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो उस चीज़ पे हमारे लोगों को थोड़ा ये करना चाहिए कि कोई भी किसी काम को कर रहे हैं तो वो उसका प्रोफ़ेशन है, तो उसको अच्छे नज़रिए से देखा जाए। तो जिस तरह आपने फरमाया कि करगिल के अंदर फीमेल जर्नलिस्ट या मीडिया प्रोफेशनल काफ़ी कम है, तो क्या आपको कभी लगा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का आपको सामना करना पड़ा? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे यहाँ है, उसमें कोई शक नहीं है। वो तो घर से ही शुरू होता है कि आप एक अपब्रिंगिंग कैसे करते हैं अपने बेटे और बेटी के बीच में, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फॉर श्योर है, मैं नहीं कहूँगी कि नहीं है। बट यही है कि मीडिया फील्ड का मैं नहीं कहूँगी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से मीडिया फील्ड में लोग नहीं है, वो इसलिए है कि लोग अवेयर कम है, अवेयरनेस कम है कि इस फील्ड में भी कोई स्कोप है। क्योंकि मैं खुद मतलब करियर काउंसलिंग नहीं होने की वजह से मैं क्लूलेस थी 10th 12th पास करने के बाद क्या लेना है। फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने कभी इग्नू से इंग्लिश में किया, कभी मैंने मेडिकल फील्ड में कुछ किया है, FMPHW। तो इंसान क्लूलेस हो जाता है जब उनको करियर काउंसलिंग नहीं होता है, तब बिल्कुल भी करियर काउंसलिंग नहीं था। तो बट एट द एंड ऑफ द अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो चाहती थी मैं उसी फील्ड में आ गई हूँ। लेकिन अभी जो लड़कियां हैं बहुत सारी इस फील्ड में आ रहे हैं, मैंने खुद देखा है, और लोग मेरे से पूछते भी हैं इंस्टाग्राम DMs के द्वारा कि हम भी इस फील्ड में बिल्कुल। आना चाहते हैं। तो ये मीडिया फील्ड में नहीं आना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से नहीं है, बल्कि अवेयरनेस कम होने की वजह से है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी दौरान फैमिली का सपोर्ट कैसा था जब आपने ये प्रोफ़ेशन आपने चूज़ की, ये फ़ील्ड ये आपने चूज़ किया? उन्होंने क्या कभी मना किया या डर दिखाया आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉट सच अ नाइस फैमिली कि मेरे अम्मी-अब्बू ने मुझे कभी नहीं रोका, क्योंकि फैमिली सपोर्ट है इसलिए मैं कर पा रही हूँ, अदरवाइज़ ये मुमकिन ही नहीं है अगर आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा। तो फैमिली सपोर्ट की वजह से ही मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं उनको समझाती रहती हूँ ये ऐसा फ़ील्ड है, इसमें ये करना होता है, वो करना होता है, कोई ये नहीं है। तो दिस इज़ हाउ लाइक मेरे फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया। तो बाकी लोगों को लगा कि, और लोगों ने मेरे को खुद भी कहा है कि क्या मीडिया फ़ील्ड में जाना, इसमें इतना स्कोप नहीं है। कैमरा लेके बैठना ये सब, इससे बेहतर है 10 टू 4 वही मतलब कागज़ी काम करना या स्कूल में टीचर। तो वो सब तो मेरा था नहीं हुँ, पैशन, हुँ, तो हुँ। मैं आ गई इस फ़ील्ड में। आपको कभी लगा कि जब आपने फ़ील्ड रिपोर्टिंग की या कैमरा वर्क करते वक़्त किसी डेंजर या थ्रेट का सामना करना पड़ा? ऐसा कुछ? अ, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन कभी-कभार ना काफ़ी लेट हो जाती हूँ कुछ इवेंट्स में। कुछ लोग इवनिंग में इवेंट्स रखते हैं, वर्कशॉप रखते हैं, बहुत सारे लोग। तो वहाँ पर जाती हूँ तो रात के 10-10 बजे तक भी वहाँ पे रुकना पड़ता है। फिर घर वालों को तो मैं इन्फॉर्म करके आती हूँ, बट एट द सेम टाइम बीइंग अ ह्यूमन वो भी परेशान हो जाते हैं कि अभी तक बेटी घर नहीं पहुँची। तो जब इवेंट्स मतलब इतने लेट हो जाते हैं तो मैं अकेली लड़की होती हूँ, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा वो रहता है कि घर पहुँचने का ये सीन रहता है। अदरवाइज़ ऐसा कोई थ्रेट तो नहीं आया। यही है कि सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से लेट इवेंट्स मतलब कम होने चाहिए मुझे लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा क्या सपना आपका रहेगा? क्या आप करगिल से बाहर जाकर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर काम करना चाहती हैं आप? अ, वैसे मैं ये कम ही सोचती हूँ कि आगे जाके क्या करना है। आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो गोज़ विद द फ्लो, जो फ्लो हुँ, के साथ ही जाती है। तो हुँ, ऐसा प्लान नहीं है कि मैं आगे जाके नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ काम करूँगी। बट हुँ, ये है कि जब मुझे अगर मुझे मौका मिले तो मैं वो अपॉर्च्युनिटी कभी मिस नहीं करूँगी। मैं ज़रूर काम करना चाहूँगी अगर मुझे ऐसा मौका मौका मिला मिला तो आप तो। आगे काम करना जी। चाहते हो और साथ ही साथ आपने ये भी क का फरमाया कि काफ़ी सपोर्ट आपको रहा, बिलख़ुसूस आपके वालिद साहब का और साथ ही साथ मम्मी का भी और जी, आपके भाई भी इसी लाइन जी, में हैं। फ़ील्ड में आपका है। एक बहुत बड़ा आपके लिए एक स्ट्रेंथ आपका भाई जी, है जी, मुज़म्मिल। बिल्कुल है।
और वो काफ़ी हेल्पफुल भी है, काफ़ी कोऑपरेट भी अल्हम्दुलिल्लाह। है। सिर्फ आपके साथ ही नहीं, वो पूरे सब फ्रेटर्निटी के साथ भी जी। बिल्कुल मिलजुल के रहते हैं। तो बस क्या कि मैं 2-3 सवालात इंशाल्लाह आपसे करेंगे, उसके बाद मैं प्रोग्राम को अख्तितामी तरफ लेता हूँ। एक लड़की होने के नाते आपको, मैंने आपको पहले भी वज़ाहत की कि आपने भी इस पे कहा कि काफ़ी चैलेंजेस आपको रहा है इसमें। जी। तो आपको क्या लगता है कि इस हिसाब से लड़कियों को क्या करना चाहिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं? जी, लड़कियों को ये है कि जब तक आपको इल्म है कि आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे, आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा आगे आइए और जिस फ़ील्ड में आप करना चाहते हैं, वो ज़रूर कर लीजिए। एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे लड़कियों को मैंने थोड़ा वो कम कॉन्फिडेंट देखा है, वो अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। करना तो चाहते हैं मगर हिम्मत नहीं उनमें। हाँ, करना तो हिम्मत बहुत जी, कुछ चाहते हैं वो लोग आपकी बिल्कुल। तरह। तो बहुत सारे लोग मुझे भी बोलते हैं कि हम तो ये भी करना चाहते हैं सिस्टर बट हो नहीं पा रहा है। तो हिम्मत वो कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि अपने आप आपके अंदर वो आ जाए। तो उस चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको फ़ील्ड में आना पड़ता है। जो चीज़ आप करना चाहते हैं आप उसको एक बार कर लीजिए, दोहराते रहिए। क्योंकि गलतियाँ होती हैं, गलतियों से इंसान सीखते हैं। तो आप जिस भी फ़ील्ड में काम करना चाहते हैं, मीडिया हो या किसी भी प्रोफ़ेशन में काम करना चाहते हैं, तो आप आगे आइए, उस काम को करिए। एटलीस्ट इनिशिएट कर लीजिए। करने के बाद ही धीरे-धीरे आप उस फ़ील्ड में एक्सपर्ट हो जाएँगे। सिमिलरली अगर आप एक मैसेज देना चाहते हो करगिल के यूथ को, सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, अगर यूथ लड़कों को भी, जी। तो वो मैसेज क्या होगा आपकी तरफ से? जी, मेरा मैसेज यही रहेगा कि जो भी हमारे दर्शक हैं, उनको यही कहना चाहूँगी कि आपकी नज़र से कोई भी मतलब गुज़रे, लड़की हो, लड़का हो, जो कुछ काम कर रहे हैं किसी भी फ़ील्ड में, अगर आप उनको एनकरेज नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट डिस्करेज ना ना करें। करें। क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो एनकरेज तो खैर दूर-दूर की बात, चुप ही बैठना बेहतर है। आप किसी को डिस्करेज करने से। कोई आगे आना चाहते हैं, अभी मैंने बहुत सारे लड़कियों को देखा है जो सोशल मीडिया के द्वारा अपने जो बिज़नेस है, जो वो छोटे-मोटे काम कर रहे हैं, वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, बहुत ही अच्छे काम करते हैं। तो बट लोग हैं कि उसमें भी कमेंट सेक्शन में आके पता नहीं अपना अनाप-शनाप लिख देते हैं, जिससे वो डिस्करेज हो जाएँगे, बिल्कुल। तो वो नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट इनकरेज ज़रूर कर लीजिए। अगर इनकरेज नहीं कर सकते हैं, तो डिस्करेज भी ना करें, आप चुप ही बैठे तो बेहतर है। बेहतर हो। बहुत-बहुत शुक्रिया हकीमा, मैंने बहुत-बहुत शुक्रिया जितने भी सवालात आपसे की, आपने बिल्कुल विस्तार में बहुत बेहतरीन अंदाज़ में आपने हमारे दर्शकों पे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वज़ाहत किया, आपके भी काफ़ी फ़ैन है, वो भी जानना चाहते हैं आपके जर्नी को लेके, जी, तो इसी को लेके मैंने इंटरव्यू कंडक्ट करने की कोशिश शुक्रिया। की। तो लास्ट में जो भी मेहमान मेरे पास आता है, जो भी पैनलिस्ट मेरे पास आता है, चाहे सोशल हो या पॉलिटिकल हो या रिलीजियस हो या यूथ एक्टिविस्ट हो या कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, मैं उनसे रैपिड राउंड फायर, आप इंटरेस्ट हो तो आपके अब साथ तो देने। मैं नर्वस भी हूँ बट एट द सेम टाइम आई एम बिल्कुल, इंटरेस्टेड। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको यस या नो में आंसर देने और एक जी, वर्ड में या एक सेंटेंस में जवाब देना और ज़्यादा एलाबरेट या ज़्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं करना। मैं आपको 2 बार पूछूँगा, गॉट एक इट। इंग्लिश में सवाल करूँगा, उसी को मैं उर्दू में पूछने ओके, की कोशिश करूँगा। ओके। तो आप रेडी हैं ना? जी। तो हकीमा, सबसे पहला आपका सवाल ये होगा रैपिड फायर का, बचपन का फ़ेवरेट सब्जेक्ट क्या था? व्हाट वाज़ योर फ़ेवरेट सब्जेक्ट इन चाइल्डहुड? चाइल्डहुड में इंग्लिश, इंग्लिश। अगर आप मीडिया प्रोफ़ेशनल ना होते तो क्या होते? सोशल वर्कर। यूट्यूब या एआईआर करगिल? ये तो टफ है, यूट्यूब। यूट्यूब। क्योंकि रीज़न बताती हूँ, यूट्यूब में आपको फ्रीडम है, आप ही का चैनल है तो आप अपनी मनमर्ज़ी कर सकते हैं। एआईआर में? वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, हम बिल्कुल, किसी उसमें रहते हैं बंदिश में। बिल्कुल, बिल्कुल, एंड आई लव फ्रीडम। बिल्कुल। हाउ मच वाज़ योर फर्स्ट सैलरी एंड व्हाट डिड यू स्पेंड ऑन इट? यानी कि सबसे पहला सैलरी कितनी थी और किस चीज़ पे आपने खर्च किया? सबसे पहली सैलरी 800। आकाशवाणी कारगिल में एज़ ए होस्ट हम काम कर रहे थे, तो पर प्रोग्राम का 800 मिलता था, अब तो थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है। तो आई गेस मैंने घर के ही काम में ही खर्च किया खर्चा कर होगा। दिया, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे बड़ा चैलेंज जो आपने फेस किया, व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज यू हैव फेस्ड? पूरे लाइफ़ में? ओवरऑल। अभी तक आप बोल रहे थे इतने चैलेंज जो हाँ, है वो तो आपको, है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं ना, एक तो बता एक ही दीजिए। उठाना है ना। हाँ। तो ये मर्द हज़रात से मेरा ये रहता था, उनके साथ बहस बहुत ज़्यादा रहता था अपने इसको लेके, तो वो चीज़ है। हुँ। एक वर्ड में कारगिल को डिस्क्राइब करें। डिस्क्राइब कारगिल इन वन वर्ड। पीसफुल। स्पोर्ट्स या मीडिया? मीडिया। आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है? हु इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट पर्सन? मनिका बात्रा। और क्रिकेट में हार्दिक पांड्या। अच्छा, अच्छा, अच्छा।
आपका फेवरेट जर्नलिस्ट या मीडिया प्रोफेशनल कौन है? हु इज़ योर फेवरेट जर्नलिस्ट और मीडिया प्रोफेशनल? इंडिया से बात करूँ तो रवीश कुमार। लद्दाख से? लद्दाख से आप। हाँ, तो वही हो गया, मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। जी। चलिए, सोशल मीडिया की एक अच्छी और बुरी बात। अच्छी ये है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे लोगों के सामने रख सकते हैं। बुरी बात ये है कि एट द सेम टाइम कमेंट सेक्शन में कोई कुछ भी आके बोल सकता है। आपका ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन? मैं बाहर कंट्री में कहीं पे भी घूमना चाहती हूँ। कोई पर्टिकुलर नाम? स्विट्जरलैंड, बिकॉज आई एम ए माउंटेन पर्सन। स्विट्जरलैंड। अगर एक सुपर पावर मिलती तो आप क्या चाहेंगे? मैं ये चाहती कि लोगों के दिल दिमाग में क्या चल रहा है हमें लेके मुझे पता चले। आपको पता चले, वही जी। ना। आपका बिगेस्ट इंस्पिरेशन कौन है? मेरी अम्मी और अब्बू। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट अब तक क्या है? बिगेस्ट अचीवमेंट है व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट इन लाइफ सो फार? मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट ये रहता है कि जब भी मेरी वजह से मेरे अम्मी अब्बू के चेहरे पे मैं कोई मुस्कुराहट देख पाती हूँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जी। बेहतरीन, शाबाश। करगिल की लड़कियों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन, वन मोटिवेशनल लाइन फॉर द गर्ल्स ऑफ कारगिल। The best thing one can wear is confidence, so be confident, dear girls. आप सुबह जल्दी उठने वाली है या रात तक जागने वाली? I'm a late riser, मैं लेट उठती हूँ, यही मेरी एक कमी है। सुबह जल्दी उठती है? नहीं, मैं लेट उठती हूँ, सॉरी। आर यू ए मॉर्निंग पर्सन और ए नाइट ऑल? नाइट ऑल। आपकी फेवरेट बुक या मूवी? मूवी 3 इडियट्स और पीके। बुक? बुक तो मैं पढ़ती नहीं हूँ। नॉवल शवल नहीं पढ़ता है मुझे? पढ़ती हूँ बट उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं, शौक नहीं जी है। ज़्यादा मैं नहीं पढ़ती हूँ। सो रिसेंटली साइकोलॉजी ऑफ मनी है कि क्या था, कुछ ऐसे बुक है ना, वो मैं पढ़ रही हूँ। जिंदगी का सबसे इमोशनल मोमेंट? इमोशनल मोमेंट? जिंदगी का इमोशनल मोमेंट वही रहता है द मेरे घर से। मोस्ट इमोशनल मोमेंट इन योर लाइफ? जब भी मेरे घर से कोई गुजर जाते हैं हमारे ख़ानदान में, बहुत सारे लोग गुजरे हैं, मेरे सिबलिंग्स और बहुत सारे लोग, तो वही इमोशनल मोमेंट रहता है। अगर आप एक चीज़ सोसाइटी में बदल सकती तो क्या होती? सोसाइटी में ही बदलना चाहूँगी कि मेल जो हमारे मेन वीमेन है, मेल फीमेल जेंडर सब इक्वली काम करे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, एंड स्पेशली घर में दोनों मतलब मेल फीमेल इक्वली काम करे, तो वही मैं चाहूँगी सबसे बेस्ट। बिल्कुल। एक एडवाइस जो आप हमेशा याद रखती है? मेरी अम्मी कहती है कि कुछ भी करो लेकिन अपने इस चीज़ को भूलना नहीं कि अपना मतलब हम कहाँ से आए हैं, हमारे क्या वो है, तो उस चीज़ को याद रखना है। एक चीज़ जो आपको ज़्यादा इरिटेट करती है? इरिटेट मुझे बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इसमें एक बता सकते हैं? छोटी मोटी चीज़ें बताती हूँ। लोगों के स्नैपचैट का नोटिफिकेशन ऑन होना मुझे पसंद नहीं है। और पब्लिक प्लेसेस पे तेज ट्यून में फ़ोन्स बजना, हॉस्पिटल्स में, तो वो मुझे नहीं पसंद है। ये बेसिक चीज़ें मैं बता रही हूँ। If you were met CEC Kargil for a day, what would be your first task? अगर आपको एक दिन के लिए CEC करगिल बना दिया जाए तो सबसे पहला क्या काम करोगे? मैं विमेन एंड हेल्थ पे काम करना चाहूँगी। वुमेन एंड हेल्थ पे जी। करियर का सबसे प्राउड मोमेंट? प्राउड मोमेंट रिसेंटली SSC में सेलेक्ट हुई, उसके अलावा मैंने नेट CTET वगैरह क्वालिफाई किया था, वो भी शायद है। एक ऐसी लड़की जो करगिल की इंस्पिरेशन हो? अच्छा, नसरीन, डॉक्टर नसरीन, गायनेकोलॉजिस्ट। करगिल का बेस्ट फूड डिश जो मैं पसंद करती हूँ? मुझे पोली बहुत पसंद है। पोली जिसे कहते हैं। पोली, अच्छा, बिल्कुल। सोशल वर्क या प्रोफेशनल वर्क? सोशल वर्क, बट अभी मैं प्रोफेशनल काम कर रही हूँ। आपका फेवरेट फेस्टिवल? ईद उल फित्र और ईद गदीर। दोनों है जी। एक हैबिट जो आप ख़त्म करना चाहती हैं अपने आप में? लेट उठना, मैं बहुत ज़्यादा लेट उठती हूँ तो वो ख़त्म। बस आखिरी सवाल आपसे, हकीमा बानो को एक लाइन में डिस्क्राइब करिए। डिस्क्राइब हकीमा बानो इन वन लाइन। फियरलेस। चेंज। फियरलेस, बेबाक।
फेयरलेस बे बाग। बाग। बहुत बहुत शुक्रिया हकीमा। तो दोस्तों हमारे साथ हकीमा बानो हमारे साथ जुड़े हुए। तो ओवरऑल अपनी लाइफ जर्नी के साथ साथ रैपिड फायर क्वेश्चन में भी इन्होंने बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में टू द पॉइंट जो है आंसर दिया हमारे व्यूअर्स को। तो आपको बताते चलूँ कि हकीमा बानो सिर्फ एक नाम ही नहीं, एक मिसाल है उन सभी लड़कियों के लिए जो कारगिल जैसे इलाके में सपने देखना चाहती है लेकिन सोसाइटी के डर से पीछे हट जाती है। उनका सफ़र दिखाता है कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। एजुकेशन, मीडिया, स्पोर्ट्स और सोशल वर्क, इन सब फील्ड में अपनी जगह बनाकर उन्होंने ये साबित कर दी है कि करगिल की बेटियां भी किसी से कम नहीं। हकीमा की कहानी एक इंस्पिरेशन है हर उस लड़की के लिए जो अपनी आवाज़ उठाना चाहती है, जो नए रास्ते बनाना चाहती है और जो दुनिया को दिखाना चाहती है कि टैलेंट सिर्फ शहरों की दीवारों में बंद नहीं रहता। हकीमा, हम आपको आपके सफ़र के लिए मुबारकबाद देते हैं और साथ ही साथ आप और भी तरक्की करें, ये हमारी दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक ऐसी आवाज़ है जो सिर्फ करगिल की नहीं बल्कि पूरी लद्दाख की लड़कियों की एक आवाज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती टाइम थैंक यू हमें सो देने मच के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को भी उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम जो है काफ़ी पसंद आए होंगे। आपकी तरफ से भी कोई भी सजेशन, फीडबैक या कमेंट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो। उसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9419269150। आप स्क्रीन पे जो है आपको मैंने डिस्प्ले कर रखी है। तो कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में किसी और एक शख्सियत के साथ, किसी और एक पर्सनैलिटी के साथ, किसी और एक पैनलिस्ट के साथ रूबरू हो। तो पूरे ओवरऑल इस प्रोग्राम में मुझे साथ दे रहे थे मास्टर कैमरा पे जुड़े हुए हैं इलियास अहमद चौमल जो मास्टर कैमरा हैंडल कर रहे थे और स्टूडियो के इंचार्ज थे हमारे आज के इस प्रोग्राम के अली लकी। और मैं हुसैन खालू, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.